जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा था, उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर रोज देखते हैं हम लोग, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यदि सभी लोग जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक। ठीक है, ताकि जो भी लोग अब तक नहीं जुड़े हैं उन सबों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, और वो भी लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि क्लास की शुरुआत करें। मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है, मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, सीधे सीधे आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, हाँ देरी नहीं कीजिए। अरे इन्हें शेयर वाला बटन नहीं दिख रहा है, इन्हें देखो शेयर लिखल है, दबाओ, जल्दी जल्दी भेज दो सबको, जल्दी जल्दी भेज दो, पूरा एकदम PPI ले रहता है। ठीक है, जल्दी जल्दी भेज दीजिए सबको ताकि सब लोग जुड़ जाएंगे ना, तब ना मजा आएगा। के कमेंट में कल कोई पूछ रहा था एक लड़का, सर मेरी GF का शादी होने वाला है, क्या करें? क्या करेगा? जिंदगी वहीं तक है तुम्हारी, वही जिंदगी था है? ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन है कि ना रहेगा तो मर जाएंगे। साफ पगलायल हवा है, एक गई 100 आएगी। सफलता पाके देखो ना, एक ना गई है, 100 आएगी, ओकरा से अच्छा आएगी, सुंदर एकदम खतरनाक बोला बन के दिखाओ ना, कलेक्टर बनो, देखो एकदम खतरनाक बोला। बाद में वो पछताएगी कि भले मुगड़े से ब्याह कर दे। ठीक ना, बाद में उसको भी पछताना पड़ेगा कि उस समय मतलब जिस समय वो बेरोजगार था उस समय हम तो उसकी बात समझे नहीं, आज कलेक्टर बन गया, भले हम मुगड़े से ब्याह कर दे। ये टेंडेंसी लव, वो जिंदगी नहीं है रे। चल क्वेश्चन देख, ये सब बात नहीं बोलो मेरे सामने में। सवाल कहता है L1 M1 N1 L2 M2 N2 द्विक को जाए वाली दो सरल रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त क्या है? सुनिए, जब दो रेखा का द्विक कोज्या दिया हुआ रहे ना, दो रेखा का द्विक कोज्या दिया गया है और आपसे ये कह दे कि ये दोनों रेखा के समांतर होने का शर्त क्या है, आप लोगों से एक बात और कहना है। क्वेश्चन अभी आपके सामने यहाँ दिख रहा है, एक बात और कहना है कि ये तो आप लोग का जो लास्ट अब महीना चलने वाला है जनवरी में, तो आप लोगों को कहना यह है कि जो भी आपके आसपास के बच्चे होंगे जो क्लास 11th में अभी हैं, 12th में जाएंगे, उन सबको एक बार इस बात की जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत जल्दी उन लोगों के लिए भी बैच लेकर आने वाले हैं, पेड वाला भी और फ्री वाला वीडियो तो उन लोग को मिलते रहेगा। जो लोग पैसा देकर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा रकम देकर पढ़ लेंगे और फ्री वाला तो वीडियो आपको मिलता रहेगा इसमें। ठीक है, तो उन लोगों को जोड़ दीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि मजा आ जाए। देखिए कहता है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 द्विक को जाए वाली दो सरल रेखाओं के समांतर होने का शर्त। देखिए जब दो सरल रेखा का द्विक कोज्या दिया गया है, यहाँ पे L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है, दो सरल रेखा का द्विक कोज्या दिया गया है। यदि कहे कि समांतर होने का शर्त क्या है, समांतर कब होगा, दो को पूछता है, या तो समांतर पूछेगा या फिर लंब पूछेगा। ठीक है, लंब पूछेगा या फिर दोनों के बीच कोण पूछेगा। दोनों रेखाओं के बीच कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तीन को बात पूछता है। ठीक है, तो यदि समांतर कहेगा तो दोनों के द्विक कोज्या का अनुपात बराबर होगा, अर्थात L1 बटा में L2 बराबर M1 बटा में M2 बराबर N1 बटा में N2। यदि समांतर कहेगा तो दोनों रेखाओं का जो द्विक कोज्या है उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, यदि लंब कहेगा तो संगत द्विक कोज्याओं के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। जैसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2
बराबर 0। ठीक है, यदि कह दे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है यानी 90 डिग्री पर है, तो दोनों के संगत गुणनफल, संगत द्विक कोज्याओं के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। अर्थात L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या? 0। यदि आपसे पूछे कि दोनों रेखा के बीच का कोण क्या है यानी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर भी यही होता है आपका L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न पूछता है, तीनों का जवाब आपको यहां पर मिल गया है। ठीक है, अब जो आपका ऑप्शन कह रहा था कि समांतर होने का शर्त क्या है, तो समांतर होने का शर्त यह है कि L1 बटा में L2 बराबर M1 बटा में M2 बराबर N1 बटा में N2। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 प्लस 5 बराबर 0 के समांतर एक तल का समीकरण क्या है? समांतर एक तल का समीकरण क्या है? सुनिए, दूसरा सवाल आपका है कि इसमें एक आपको समीकरण दिया गया है। ठीक है, यहां तो द्विक कोज्या दिया गया था ना, अब आपको एक समीकरण दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और कहता है कि उस समीकरण के समांतर एक दूसरे समीकरण का जो है एक दूसरा समीकरण क्या होगा? उसी के समांतर, माने उसी के बराबर में। समांतर मतलब क्या कि उसी के समांतर, उसी के समांतर चलने वाला एक और समीकरण हमको चाहिए। ठीक है, जबकि क्या है आपका क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है x प्लस 2y प्लस 3z। देखिएगा, x प्लस 2y प्लस 3z अब बराबर में कितना है? सॉरी, प्लस 5 अब बराबर में है 0। सुनिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपसे 2 चीज पूछता है। पहला, इसके समांतर, और दूसरा लंब, इसके लंबवत। समीकरण दे देगा आपको और कहेगा कि दिए गए समीकरण के समांतर कोई रेखा का समीकरण चाहिए, या कहेगा दिए गए रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए। ठीक ना, तो यहां या तो समांतर कहेगा या फिर लंबवत कहेगा। तो सुनिए, जब समांतर आपसे पूछे, ठीक है, जब समांतर आपसे पूछे तो जो समीकरण दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। x प्लस 2y प्लस 3z, केवल कांस्टेंट का मान सॉरी, केवल ये जो कांस्टेंट है ये अलग होना चाहिए। ठीक है, ये सब ज्यों का त्यों रहेगा, ये सब ज्यों का त्यों रहेगा, केवल कांस्टेंट का मान अलग होना चाहिए, कुछ अलग, 5 को छोड़कर कुछ अलग होना चाहिए। देख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है, बराबर 0। देखिए ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम, खाली कांस्टेंट का मान अलग अलग होना चाहिए, तो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? समांतर। ठीक है, अच्छा, यदि लंबवत पूछेगा, ठीक है, यदि इसके लंबवत पूछेगा तो ऐसा समीकरण यहां सेट करना है जिसके कांस्टेंट को यदि आपस में गुना करके उसको जोड़ेंगे, चिन्ह के साथ यदि उसको गुना करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आ जाना चाहिए। कितना के बराबर आ जाना चाहिए? 0 के बराबर। एक बार और देख लीजिए, जैसे यहां आपका है x प्लस 2y प्लस 3z, तो यहां पर एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें x वाला अंक को यदि x वाला अंक से गुना करेंगे, y वाला को y वाला से गुना करेंगे, z वाला को z वाला से गुना करेंगे, ठीक है, चिन्ह के साथ गुना करेंगे तो उसका मान जो है 0 के बराबर आ जाना चाहिए। कितना के बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, तो वही जो होगा इसका लंबवत समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां लिख देते हैं 2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस 3y ना, तो ये हो गया आपका 2 6 2 6 2x प्लस 3y, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए
2x माइनस 3y, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा इधर कितना लिखे, यहां 5 लिख दीजिए, 2x माइनस प्लस 5y, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस माइनस 4z, और उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए, प्लस 9 बराबर 0। समझिए ठीक से करना क्या है, यहां देखिए गुना करेंगे तो 2 एक आए 2, अब प्लस 5 दूनी 10, हम प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 10 2 12 में से 12 घट गया तो क्या हो गया 0, ये लंबवत होगा, ठीक है। यदि गुना करके 0 आ जाए है तो लंबवत होगा, और यदि समांतर के लिए निकालना है तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, केवल कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट समांतर के लिए पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल को देखिएगा, अगला सवाल पूछता है कि YZ तल के समांतर तल का समीकरण बता दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार चल गया है। कहता है कि YZ तल के समांतर, तो Y और Z आ गया तो बच गया क्या X, इसके बराबर में कोई कांस्टेंट लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए चलेगा, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि YZ तल का समीकरण क्या होगा तो Y और Z आइए गया तो बच गया क्या X, x के बराबर में कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर k, x बराबर 0, x बराबर 5, k के जगह पर कोई मान हो सकता है, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x बराबर k, ठीक है, x बराबर k। अगला सवाल कहता है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे कहते हैं क्या। तो जिस पर अधिकतम या न्यूनतम मान निकलता है उस फलन को उद्देश्य फलन कहा जाता है, ठीक है। उस फलन को उद्देश्य फलन कहा जाता है और वह हमेशा z बराबर लिखा जाता है, 2x प्लस 3y हमेशा रैखिक होता है और z बराबर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, तो वहां पर खोजिएगा कि z बराबर कहां लिखल है, जहां लिखल रहेगा z बराबर वही उसका उद्देश्य फलन होगा, और यही उद्देश्य फलन न्यूनतम और अधिकतम मान देता है, ठीक है। तो अभी यहां पर सवाल पूछा है कि न्यूनतम और अधिकतम मान कौन देता है और उसका क्या नाम है, तो उसको कहते हैं उद्देश्य फलन, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल आपके सामने ऊपर दिख रहा है, ये तो वेक्टर का सवाल है और आपको थोड़ा सा क्रिया करने वाला सवाल है, जल्दी जल्दी क्रिया कर लीजिए सभी लोग। क्रिया करके आंसर नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि इसका कौन सा आंसर होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तब तक इसको मिटा लेते हैं। भोर भयो पनघट पे मोहे नट खट श्याम पुकारो। चलिए देखिए, कहता है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सुनो, ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओहो, ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। अब बी वेक्टर बराबर क्या है बउआ, तो बी वेक्टर बराबर है 3 आई कैप अब प्लस 2 जे कैप, और क्या है, और है माइनस के कैप। सुनो मुन्ना, सुनो क्या कर रहा है, निकालना है ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर और डाउट 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 क्या 2 ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये निकालना है आपको। चलिए, अच्छा सवाल देख के घबरा गया, सवाल देख के घबराहट हो गया है, तो सर डराए वाला है रे इस क्वेश्चन देख के। बट ए ठीक है, कहता है कि बी वेक्टर में 3 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 बी वेक्टर गुना कीजिए तो 3 3 9 आई कैप अब प्लस 6 जे कैप अब माइनस 3 के कैप। अब क्या करना है, ए वेक्टर जो कहते हैं बी वेक्टर निकाल लिया, दोनों को कहता है जोड़ दीजिए तो 9 1 10 आई कैप 6 1 7
7 जे कैप, यहां हो जाएगा घट के कितना माइनस के कैप, यहां आ जाएगा डॉट। अब कहता है कि 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, अच्छा b वेक्टर तो ठीक है, कहता है इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिए 2i कैप प्लस 2j कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका 4k कैप। नहीं, अब कहता है कि 2a वेक्टर में से b वेक्टर को घटा दीजिए, तो घटाइए, तब इसमें से इसको घटाना है, तो 2i कैप में से 3i कैप घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस i कैप। इसके बाद 2j कैप में से 2j कैप घट जाएगा, तो पूरे खत्म। 4k कैप में से माइनस के घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस 5k कैप। ठीक है, चलिए देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 10 को -1 से गुना करेंगे तो -10, यहाँ j वाला तो है नहीं है, तो 0, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा -15 के बराबर। कितना हो जाएगा बाबू -15 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन को देख के आप लोग घबरा गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो आपको ना घबराना है, अरे जुगारे लगाना है, तो हम लोग तो जुगारे से क्वेश्चन बना देते हैं सब के, बस जुगाड़ लगा लगा के बस बना दीजिए ना, जुगाड़ लगा लगा के एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सब लोग ना, जल्दी देखा हो क्वेश्चन, देखो जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करो। ठीक है, हाँ, नहीं तो ध्यान से देखिए एकदम। सवाल कहता है, वाह लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है, 1 + x²। आप कहिएगा कि हो dx बटा में 1 + x², खटाक मार दीजिएगा tan इनवर्स x, लेकिन ये न लिख ले है, देखिए तो है लिख ले, ना लिख ले, tan x + c है, tan स्क्वायर x + c है, cot x + c है, माइनस cot इनवर्स x + c है। सुनिए, अरे यहाँ माइनस नहीं है, माइनस वहां लग गया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x। यदि ई माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ ना आ जाएगा, आए तो माइनस यहाँ ना लग के यहाँ लगा दिया, तो 1 बटा में 1 + x² का 2 फॉर्मूला हो सकता है, tan इनवर्स x या फिर माइनस cot इनवर्स x + c। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने का प्रयास किया है, घूमे वाला हाँ, बचवा हमारे घूमे वाला है, एको गो नहीं घूमेगा, क्या दोनों सवाल को घुमा दोगे ना, केलहू में पेड़ दोगे, केलहू में, उसमें से खाली क्रीम निकाल लेगा साहब। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, sin 70, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कैसे हो जाता है वो, sin 20 डिग्री और माइनस cos 20 डिग्री, 20 डिग्री। इसके बाद क्या है, sin 70 डिग्री cos 70 डिग्री, sin 70 डिग्री और इसके बाद cos 70 डिग्री। यह है इन्ना का बॉन्ड है। हाँ, कहता है ना, है इसका मान कितना के बराबर होगा, मान निकालने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना, वो तो जानते हैं, तो हो जाएगा sin 20 डिग्री हाँ इंटू में cos 70 डिग्री माइनस फॉर्मूला वाला, एगो माइनस यहाँ है तो प्लस साइन, इसके बाद हो जाएगा cos 20 डिग्री हाँ इंटू साइन 70 डिग्री। अब 11वीं वाला फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। ए के जगह पर 20 और बी के जगह पर 70, 70 20 90 यानी साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर। चेक कर लो भाई, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है अगला, ऐसे ही आप लोग बना दीजिएगा, जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए जल्दी से, एकदम साधारण क्वेश्चन है। साइन इनवर्स
1 बट्टा में रूट 2। इनवर्स माने उल्टा, उल्टा माने पढ़ेंगे उल्टा ना, इनवर्स माने उल्टा तो पढ़ेंगे ना उल्टा। उल्टा कैसे पढ़ेंगे? तो साइन में 1 बट्टा रूट 2 कितना का मान, साइन में 1 बट्टा रूट 2 कितना का मान, तो साइन में 1 बट्टा रूट 2 होता है 45 डिग्री के मान, यानी कि π/4 का मान। नहीं यह ना होगा, साइन में 1 बट्टा रूट 2 होता है 45 डिग्री का मान, यानी कि π/4 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, अब उस सवाल में आपसे पूछा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, समाकलन गुणांक क्या होगा, आप सवाल को देखिए और एक बार समाकलन गुणांक निकालने का प्रयास कीजिए। ऐसे समाकलन गुणांक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक ना, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से कि समाकलन गुणांक कैसे निकलेगा। इसका समाकलन गुणांक निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देखिए एक बार, फटाफट से देखिए समाकलन गुणांक कैसे निकालें। जल्दी से समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे। सवाल आपका है dy बटा dx माइनस y cos x, अब बराबर में क्या है बाबू, तो बराबर में है आपका sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स। सुनिए dy बटा dx है ना, हाँ ठीक है, तो जब dy बटा dx है तो यहां पर y चाहिए, y है, x में फंक्शन चाहिए, x में फंक्शन चाहिए, तो करना क्या है, e के पावर में जो y के साथ गुणांक है उसका इंटीग्रेशन, तो y के साथ है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देख लीजिएगा हो जाएगा e के पावर में माइनस को बाहर रहने दीजिए, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स, e के पावर में माइनस साइन एक्स। चेक कर लो, e के पावर में माइनस साइन एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित अवयव में कौन 3 गुने 3 क्रम का एकांक अवयव है। देखिए 3 गुने 3 कोटि का यदि आपको कहे एकांक अवयव निकालने के लिए, या तत्समक अवयव भी उसको कहते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपके 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव। 2 गुने 2 कोटि का कहेगा तो 1 0 0 1, यदि 1 गुने 1 कोटि का कहेगा तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, यह है 2 गुने 2 कोटि का और यह है 1 गुने 1 कोटि का। देख सकते हैं यहां आपसे 3 गुने 3 कोटि का पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए, कहता है बिंदु 3 4 5 की x अक्ष से दूरी, हाँ अरे बिंदु दिया गया है या दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो ना घुरघुरी लगा देंगे हैं। देखिए कैसे घुरघुरी लगाते हैं, अभी तुरंत बन जाएगा। दूरी, दूरी निकालने के लिए कह रहा है, दूरी है क्या है बिंदु, देखिए तो 3 4 5 बिंदु दिया गया है और दूरी पूछ रहा है, तो रूट अंडर सबके वर्गों का योगफल, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 इधर भी 25, तो 50, यानी रूट अंडर 50, और 50 का हो जाएगा 5 रूट 2, 50 का क्या हो जाएगा 5 रूट 2 के बराबर। देख लीजिए 50 का हो जाएगा 5 रूट 2 के बराबर, कितने के लिए हो 25 है, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 25, आप 25 कितना हो जाएगा 50 है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, ओहो हो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, सॉरी एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, यहां पर हम मूल बिंदु से दूरी निकाल दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका जो एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है निकालने के लिए, एकदम सिंपल है। एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स वाला को छोड़ देंगे, ठीक है,
एक्स वाला को छोड़ देंगे, जिस अक्ष से दूरी पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, नहीं तो जब उसको छोड़ देंगे तो बाकी के वर्गों का योगफल, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41, यानी √41। ब्लंडर हो गया, ब्लंडर मिस्टाक हो गया था, देख लीजिए √41। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यहां पर कहता है dx बटा में x² + 16, dx बटा में x² + 16। सवाल देखिएगा, dx बटा में x² + 16, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। आपको तो फॉर्मूला मालूम ही होगा, बस फॉर्मूले पर तो है, सीधे जवाब दे देंगे। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला पर है ये तो क्वेश्चन, आपका आसानी से जवाब दे दीजिएगा। आप क्या है, dx बटा में देखिएगा इंटीग्रेशन dx बटा में x² + 16, यही तो है, x² + 16। सुनिए ये हो जाएगा dx बटा में x² तो ज्यों का त्यों है, ठीक है, अब प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको फॉर्मूला मालूम है 1 बटा में a² + x² या 1 बटा में x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, जहां a के जगह पर 4 है तो हो जाएगा 1 बटा में 4 tan इनवर्स x/4 + c। लीजिए आंसर लीजिए, 1 बटा में 4 tan इनवर्स x/4 + c। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। कई बार हम लोग देख चुके हैं कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x, log sec x + tan x + c, log sec x + tan x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, आसानी से देख सकते हैं आप। अगला सवाल कहता है आपका, यहां पर कहता है कि एक फंक्शन आपका दिया गया है f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन r पर निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पहली बार आप लोग के सामने आया है क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट भी हम आपको मजेदार बताएंगे इसका। नहीं, सभी लोग देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो ढेकबा उकबा कस लीजिए धोती का। ठीक है, हाँ ढेकबो खुल जाएगा ना कहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसलिए धोती का ढेकबा उकबा टाइट कर लीजिए सब लोग ना। हाँ, कॉन्सेप्ट देखने के लिए सवाल आपका है f(x) = 3x + 17 है, हाँ 17 है। अब कहता है कि ये जो है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, या फिर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। सुनिए, पहले हम आपको यहां कुछ बताने वाले हैं। यदि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है, और उसके डिफरेंशिएशन का मान, बात को गौर से समझिएगा, उसके डिफरेंशिएशन का मान हमेशा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए 0 से बड़ा होता है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए 0 से बड़ा होता है, तो वह जो होता है निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है, निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। दूसरा, यदि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें और उसके डिफरेंशिएशन का मान किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए, या जो दिया गया कंडीशन है उसके लिए, यदि 0 से छोटा हो जाता है, माने ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में चला जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, तो वो जो आपका होता है निरंतर ह्रासमान होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। और यदि आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला और उसका मान 0 के बराबर आ गया, कितना के बराबर? 0 के बराबर, तो ना ही वो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, चलिए तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब ना पता चलेगा।
अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स का मान हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का मान निकल के आया 3 के बराबर। कितना के बराबर निकला? 3 के बराबर। तो बताइए कि ये जो 3 है 0 से बड़ है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है? तो कहिएगा कि 3 जो है 0 से बड़ है, माने एफ डैश एक्स का मान जो निकला वो 0 से क्या है? बड़ा है। एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा है। अच्छा, जब 0 से बड़ा है तो क्या होगा? निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ठीक है, हाँ, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो रहा है इसका मतलब वो निरंतर वर्धमान फलन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल और भी ज्यादा मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि सवाल आपको दिया गया है, पहले एक बार पढ़ लीजिए सवाल को, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, हाँ, सवाल पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। कहता है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉलस कितना? 3x अपॉलस 4 के बिंदु 1, 1, बिंदु कितना दिया गया है? बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता। सुनिए, ऐसे सवाल में 2 चीज आपसे पूछेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, या दूसरा पूछेगा अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछे या स्पर्श रेखा की ढाल पूछे, अभिलंब की प्रवणता पूछे या अभिलंब का ढाल पूछे, दोनों एक ही बात है। तो यदि आपसे पूछे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा, 2 सवाल पूछेगा, दोनों सवाल की चर्चा कर देते हैं हम। क्वेश्चन का टाइप यही होगा, एक समीकरण आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि दिए गए समीकरण का बिंदु इतना इतना पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करे या स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करे या फिर अभिलंब की ढाल ज्ञात करे या फिर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपसे पूछे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा का ढाल क्या है, सुनिए, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कर लेना है। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, क्योंकि होल पावर वाला है, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे और इसका 3 हो जाएगा, यानी dy बटा dx का मान कितना के बराबर है? 3 के बराबर है। सुनिए, अब यदि आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा तो जो dy बटा dx का, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि बिंदु का मान भी रख देना है x की जगह पर और y की जगह पर। यहां तो a है ना, x बराबर कितना रखना है? 1। x बराबर कितना रखना है? 1। तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर, जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 5। ठीक है, तो ये dy बटा dx का प्रवणता निकल गया। जब dy बटा dx का मान निकालकर उसमें x का मान जो दिया हुआ रहेगा भर देंगे, तो जैसे ही मान भरेंगे तो जो मान निकल के आएगा वो कहलाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या फिर स्पर्श रेखा की ढाल। तो यदि आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता तो उसका मान 5 के बराबर होता। अब यदि आपसे अभिलंब पूछ दे तो इतना काम आपको करना है, ई निकालना है। ई निकालने के बाद क्या कर देना है? उसको -1 के बटा में लिख देना है। ये हो जाएगा अभिलंब की ढाल या अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, मान निकाल के और उसको 1 बटा -1 बटा लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता या अभिलंब का ढाल। अब चेक कर लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी -1 बटा 5। ठीक है, किसी को दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -1 बटा 5 के बराबर। अगला सवाल आपका है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसे ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार चल चुका है लेकिन फिर आ गया ना, क्या करें, छोड़ दें? ना ना ना, छोड़ कैसे दें, आ गया तो बना देते हैं, छोड़ेंगे क्या है। देख लीजिए, इसको ठीक से देखिएगा, इसको ठीक से देख लीजिएगा, ऐसे आएगा। अब और भी क्वेश्चन आएगा इसका, तो जब जैसा तब तैसा बनाते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। देखिए सवाल आपसे पूछा है कि सेक स्क्वायर लॉग x
अब बट्टा में कितना है बउआ x, इंटू में क्या है dx, इंटू में क्या है dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि जब आप log x को मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाता है ना, तो खत्म हो गया, बच गया कथी सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, क्या होता है tan, और जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, ठीक है। आप प्लस लिख दीजिएगा c तो आंसर बन जाएगा, ठीक है, प्लस लिख दीजिएगा c तो आंसर बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan log x प्लस c। इसका आंसर क्या हो जाएगा tan log x प्लस c। अब इससे भी मजेदार इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग, और हो सके तो बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए हैं इसका, बस आप एक बार देखिएगा तो शायद आपको याद आ जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। अरे क्वेश्चन देखकर थोड़े याद आएगा, हैं ये नहीं याद आएगा, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, ये ना होगा। देखिए e के पावर में है tan इनवर्स x, अब बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कीजिए ठीक से। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, यदि आप क्या करते हैं tan इनवर्स x को मानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच गया क्या e के पावर, तो e के पावर वाला का क्या होता है ज्यों करते हो, तो e के पावर में क्या है tan इनवर्स x, यानी e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, लीजिए आंसर e के पावर tan इनवर्स x प्लस c। किसी को दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान सवाल है, आसान कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया गया है, गलती आप में है कि आप बाद में देख रहे हैं ना, नहीं तो इंटीग्रेशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव का भी पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, और डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव अभी चल रहा है। दोपहर में 2 बजे आपको वीडियो मिलता है हर रोज, देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं, यदि आपको लगे कि आपके काम का चीज है तो आप देख सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बना दीजिए, क्योंकि तो आपको एकदम बतैले हैं, एकदम बतैले हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना, एकदम दिखाइते दिखाइते मार दिए होंगे, मारे कि नहीं है, जल्दी से मार दीजिए इसका आंसर। चलिए देखिए सवाल आपका है, सीमा का मान है 0 से π/2, एकदम हीट क्वेश्चन है, हीट पूरा गरम गरम, पूरा एकदम गरमायल क्वेश्चन है। कितना है √tan x बटा में √, कितना tan x प्लस √, cot x इंटू में dx। बताइए आपको बोले थे सवाल का टाइप क्या है, देखिए यहां पर त्रिकोणमितीय फलन यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा यहां होगा। फिर से देखिए, एक त्रिकोणमितीय फलन ऊपर में होगा और जो यहां होगा सेम यही होगा, ठीक है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पर होगा। अब पावर सबका समान होगा, पावर सबका क्या होगा समान होगा, बीच में प्लस होगा। सीमा का मान 0 से π/2 होना चाहिए, ठीक है, सीमा का मान 0 से π/2 होना चाहिए, बस इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा π/4 के बराबर, माने सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर π/4 के बराबर होने वाला है। सवाल का टाइप वही है और आप सवाल के टाइप को आसानी से भली बात ही पहचान रहे हैं, ठीक ना, नया कोई सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और इस टाइप का हर सवाल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4 के बराबर। देखिए तो ये जो 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था हमारा, ये 25 क्वेश्चन के लगभग सभी क्वेश्चन को हमने देखा। यदि आपको बेहतर लगा, समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक ना, क्या कीजिएगा बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ऐसे ही चल जाइएगा, कर लीजिए। हाँ, इधर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, दबा लीजिएगा, और घंटी वाला जो है घंटी वाला उसको भी एक बार दबा दीजिएगा, ऑल पर एक बार दबा दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए करना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ, आप उसे लाभ ले पाएँ, ठीक है। और आपके आसपास यदि कोई 11वीं का स्टूडेंट है जो इस साल 11वीं में है, ठीक है, अब 12वीं में जाएंगे, यानी 2023 में उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है,
तो आप सभी उन बच्चों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं और उन्हें इस बात की जानकारी दें कि यूट्यूब पर भी उनको क्लास लगेगी और साथ साथ एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी रकम देकर भी आपको कोर्स दिया जाएगा, एकदम बहुत मामूली सा रकम में, ठीक है, जो सबों के लिए, लगभग सभी बच्चों के लिए एकदम सफिशिएंट होगा। आसानी से उस फी को पे कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं बहुत कम फी में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।